Hello students, today we're going to revise the LLP Act for CA Foundation and other such courses. So in this video we're gonna talk about the basics, the definitional part. मैं ये रिवीजन जो है आपको बिल्कुल हैंड रिटन एक एक वर्ड के साथ लिख के करवा रहा हूं. आप चाहें तो मेरे साथ लिख सकते हैं. So firstly guys, the name of act is LLP Act of 2008, which means Limited Liability Partnership. You all must be knowing we are having Partnership Act of 1932, जहां पे बेटा पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. सो दिस पर्टिकुलर एक्ट हैज द ब्यूटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड. सो दिस एक्ट हैज इन अ वेरी इजी मैनर द फीचर्स अगर आपने पढ़नी है तो सिंपली कंपनीज एक्ट की एंड पार्टनरशिप एक्ट नॉर्मल वाला 1932 वाला, उन दोनों के फीचर्स मिक्स कर दीजिए. These are the features. And number two, advantages अगर आप LLP एक्ट के कहना चाहें तो being because सारी फीचर्स कंपनीज की आ जाती हैं तो वो सारी फीचर नथिंग बट द एडवांटेज. तो LLP एक्ट को सारे एडवांटेज हो गए, पार्टनरशिप वाले भी, नॉर्मल एक्ट वाले भी एंड कंपनीज एक्ट के भी. दिस पर्टिकुलर एक्ट इज नॉट इन द फाउंडेशन कोर्स एज अ होलसम एक्ट. पूरा एक्ट कोर्स में नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ इसका क्या है? ओवरव्यू है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1 के ऊपर. तो सेक्शन 1 के ऊपर बच्चों आप जानते हैं बेसिकली सेक्शन 1 में तीन चीजें होती हैं. एक शॉर्ट टाइटल विच मीन्स इस एक्ट का नाम क्या है, तो नाम तो आपने देख ही लिया, ऊपर लिख दिया है. देन एक्सटेंट जिसका मतलब है ये कानून कहां लागू होगा. देन कमेंसमेंट किस दिन से ये कानून स्टार्ट हुआ. तो देखिए शॉर्ट टाइटल तो ऊपर लिख दिया है, एक्सटेंट है बेटा एंटायर इंडिया. और ये जो एक्ट है दरअसल प्रेसिडेंट साहब ने 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर अपने साइन कर दिए, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट असेंटेड. और अलग अलग डेट्स के ऊपर इसके अलग अलग सेक्शंस क्या हुए हैं? नोटिफाई किए गए हैं. सो ऑन अ पर्टिकुलर डेट कह लीजिए सारे सेक्शंस नोटिफाई नहीं हुए. नाउ in today's revision video obviously we are going to talk more about the definitional part. So the definitions are there in section 2 subsection 1 beta. So इसके अंदर सारी की सारी definitions हैं section 2 subsection 1. now going to the clauses, तो जो हमारे कोर्स में relevant definition है उसमें से सबसे पहली क्लोज नंबर डी में बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट. तो बॉडी कॉर्पोरेट एक वर्ड सिंपल भाषा में कहूं जिसकी एक अलग से पहचान है, लीगल एंटिटी है, कानूनी रूप से पहचान है, सेपरेट एंटिटी. तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन को हम 3 कैटेगरीज में यहां पे ब्रेकअप करेंगे. मीन्स नंबर 2 एंड इंक्लूड्स, and number 3 but does not include. तो बहुत ही यूं कह लीजिए इलेबोरेटिव वे में ये डेफिनेशन डिफाइन की गई है. तो मीन्स में क्या कहता है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या आ जाएगा? कंपनी. तो कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है बिकॉज आप सारे जानते हैं उसकी एक अलग से पहचान है कंपनी. और कंपनी आप कहां पढ़ते हैं? एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी डिफाइंड है, कहता कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है एंड इंक्लूड्स. तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर और क्या क्या चीज आ जाएंगी? एंड इंक्लूड्स में इन्होंने करी 3 बातें. पहली बात LLP. LLP कौन सी? ऑब्वियसली इस एक्ट की रजिस्टर्ड
अंडर दिस एक्ट। तो सर कोई और भी एक्ट है? बिल्कुल है। एलएलपी हमारे देश का एक्ट हो गया 2008 का, तो बाहर का। सो कोई एलएलपी जो है, जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, क्लियर, किसी और देश में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो भी आप बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि आपकी अलग से पहचान तो बन ही गई। देन तीसरा, कोई कंपनी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, तो क्योंकि हमने मीन्स में कहा वो कंपनी जो कहाँ रजिस्टर्ड है, अंडर कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट तो भारतीय है, तो भारत के बाहर किसी और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो तब भी आप बॉडी कॉर्पोरेट हैं। बट डज नॉट इंक्लूड के अंदर भी तीन बातें हैं। पहली बात, कॉरपोरेशन सोल, तो भाई जो अकेला एक व्यक्ति काम कर रहा है तो सॉरी, हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। नंबर दो, कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं जैसे वेरका वगैरह, उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। नंबर तीन, एनी अदर, कोई और, एनी अदर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को कह सकती है हम इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। देयर आफ्टर बेटा जी द डेफिनेशन आती है क्लॉज नंबर ई में, और ये डेफिनेशन एज इट इज नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट में भी है और बिल्कुल वैसी की वैसी ही है ये। तो कहता है बिजनेस इंक्लूड्स, तो डेफिनेशन मीन्स वर्ड से नहीं स्टार्ट होती, किससे स्टार्ट होती है? इंक्लूड्स, जिसका मतलब होता है जब कोई चीज मीन से स्टार्ट हो वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट, बड़े अच्छे से बताई गई है। इंक्लूड्स का मतलब है जो लिखा है वो तो बिजनेस है ही है, जो कुछ चीजें नहीं भी लिखी हैं लेकिन अगर वो बिजनेस की तरह दिख रही हैं तो भी आप उसे बिजनेस ही मानेंगे। तो यहाँ तीन चीजें आप कह लीजिए, आसान भाषा में कहें तो मैं कह देता हूँ टॉप, बिजनेस इंक्लूड्स टॉप। टी से क्या बन गया बच्चों? ट्रेड। पी से क्या बन गया बच्चों? प्रोफेशन। ओ से आपके जहन में क्या आ रहा है? ऑक्यूपेशन, कोई भी काम आप कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन, जैसे मोची का काम होता है तो ऑक्यूपेशन हो गया। प्रोफेशन, कोई भी आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप चाहें तो प्रोफेशन के साथ ही सर्विसेज वर्ड भी लिख लीजिए। देयर आफ्टर क्लॉज नंबर जे के अंदर डेफिनेशन आती है बेटा, और ये आती है डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनर तो है लेकिन देखिए शब्द क्या है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो इस डेफिनेशन का एक रेलिवेंस है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर 2J में जो आता है, और ये डेफिनेशन स्टार्ट होती है कौन से वर्ड से? मीन्स से। मीन्स कहता है एनी पार्टनर, एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड, कहता है जिसको आपने डेजिग्नेशन, एक पोजीशन दिया है, एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन नंबर 7। तो देखिए इसको, इस डेफिनेशन का स्ट्रेट वे रेलिवेंस सेक्शन नंबर 7 में है। आज हम सेक्शन 7 की यहाँ पे कोई रिवीजन नहीं ले रहे हैं, ऑर्डर में लेके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम यहाँ जो ये वीडियो है इसमें हम सिर्फ डेफिनेशनल पार्ट पे रहेंगे। तो सेक्शन 7 विल कम लेटर ऑन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का सा बता दूं, क्योंकि एलएलपी में अगर आपके 15 पार्टनर हैं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है दो, उनमें से कम 2 इंडिविजुअल्स को आप चूज कर लीजिए, जिनको आप पार्टनर के से पहले एक वर्ड दे देंगे डेजिग्नेटेड, जिसका मतलब है उनका जो रोल है एलएलपी में बढ़ जाएगा, उनके कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे, और सबसे बड़ी बात उनकी ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगी। तो हम चाहते हैं कोई डेजिग्नेटेड, कि भाई जिसे कुछ गलत हो हम जाके पकड़ सकें, तो उसे हम नाम देंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो इतना सा डेफिनेशन है। गोइंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अंडर क्लॉज सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज के, और ये डेफिनेशन आती है एंटिटी। तो एंटिटी आप सारे जानते हैं, नॉर्मली हम किसी भी बिजनेस फॉर्म को कह देते हैं एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। तो कहता है एंटिटी का यहाँ मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप इस डेफिनेशन को और इजी करने के लिए चलिए मैं 2 हिस्से किए देता हूँ इसके। एंटिटी में आप मीन्स ले लीजिए एंड दूसरा हिस्सा बना लीजिए एंड इंक्लूड्स।
तो कहता है एंटिटी के अंदर क्या आ जाएगा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, जो ऊपर अभी आपने पढ़ा, तो ऑब्वियसली बॉडी कॉर्पोरेट की एक पहचान है, तो वो क्या बन गई, एंटिटी। एंड इंक्लूड्स के अंदर कहता है फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। तो जो कोई पार्टनरशिप फर्म 1932 के एक्ट में बनी है, देखिए वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि उसकी एक अलग से पहचान नहीं है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, लेकिन कहता हम उसे एक एंटिटी तो मानेंगे। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके ऊपर ये रेलिवेंट है कि एक नॉर्मल फर्म को भी हम एंटिटी, ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस फॉर्म, तो मानेंगे। देन द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कम्स। तो देखिए इससे पहले जो इंपॉर्टेंट थी बॉडी कॉर्पोरेट में, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कहूंगा, आप स्टार ले लीजिए। और ये एक डेफिनेशन सब क्लॉज एल के अंदर जिसका नाम है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर किसके लिए, फॉर एलएलपी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के लिए है, तो स्वाभाविक है एलएलपी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो एलएलपी एक्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या है, मींस। तो सिंपल सी बात है, जो आप फाइनेंशियल ईयर जानते हो वही है, ऑब्वियसली 12 महीने होते हैं। सो पीरियड कहां से, फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 व्हाट, मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड, ऑब्वियसली अगर 2020 की बात करें तो 1 अप्रैल 2020, तो 31 मार्च कौन सा, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर का। और नेक्स्ट ईयर के लिए हम यहां वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑफ फॉलोइंग ईयर, विच मीन्स नेक्स्ट। तो 2020 है तो अप्रैल से चालू होगा, खत्म कहां होगा, 31 मार्च 2021 में। लेकिन एक यहां पे एक्सेप्शन क्रिएट होती है। तो आपने देखा ये पीरियड कितने दिन का निकल गया है, 12 महीने का। अब एक्सेप्शन क्या निकलती है, कहता है इफ एलएलपी, अगर एलएलपी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, कब हुई है, आफ्टर 30th सितंबर ऑफ अ ईयर, किसी भी एक साल में मान लीजिए एलएलपी बनी, लेकिन 30 सितंबर के बाद बनी। तो यहां ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण शब्द है आफ्टर। तो आप ब्रैकेट में पक्का लिख लीजिए, यूं कह लीजिए 1 अक्टूबर, राइट। तो ये डेट अपने जहन में ले लीजिए, 1 अक्टूबर एंड उसके बाद ऑन एंड आफ्टर 1 अक्टूबर के बाद कोई एलएलपी अगर रजिस्टर्ड हुई है, तो कहता फाइनेंशियल ईयर क्या होगा तो कहता फाइनेंशियल ईयर टू एंड ऑन 31 मार्च ऑफ ईयर next, that is the important word, next following year। तो सिंपल भाषा में सिंपल सी बात है, यूं ले लीजिए, मान लीजिए नवंबर 5 नवंबर 2020 को, मान लीजिए 5 नवंबर 2020 को आपने एक एलएलपी बनाई, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेचुरल है 5/11/2020 से स्टार्ट होगा, लेकिन 31 मार्च 21 तक नहीं जाएगा। इंटरेस्टिंग है, कहां तक जाएगा, 31 मार्च 2022 तक। तो ये एक बड़ी चीज याद रखिए। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरह से हम सोच रहे थे जो पीरियड है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का रहेगा, लेकिन 12 महीने ही नहीं, तो जिस साल आपने नई सिर्फ एक साल के लिए, जिस साल आपने नई नई एलएलपी बनाई है, तो 18 महीने भी हो सकता है। 18 महीने कहां से हो गए, क्योंकि हमने कह दिया अगला 31 मार्च। तो ध्यान दीजिए, अगर आप 1 अक्टूबर को बना लेंगे, 1 अक्टूबर 2020 बना लेते, तो 31 मार्च 2022 तक 18 महीने का समय बन जाता है।
तो ये एक अच्छी डेफिनेशन है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ये लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद क्लॉज एम में आता है बेटा फॉरेन एलएलपी, बाहर की एलएलपी। तो हम ऊपर भी पढ़ रहे थे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कि भाई वो भी तो क्या है, फॉरेन एलएलपी को भी हमने बॉडी कॉर्पोरेट माना। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, फॉरेन एलएलपी का मतलब ही क्या है, जो बाहर रजिस्टर्ड है, बात खत्म। सो मीन्स व्हाट, एलएलपी आप चाहे वर्ड इस्तेमाल कीजिए फॉर्म्ड कहें, आप कहें रजिस्टर्ड, आप चाहे वर्ड इस्तेमाल कीजिए इनकॉर्पोरेटेड, एक ही बात है। सो कोई एलएलपी है जो फॉर्म्ड है, रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है, नेचुरल है, कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया। लेकिन ध्यान दो, कोई भारत के बाहर रजिस्टर्ड है तो हमें उससे क्या लेना देना, तो हम क्यों बात करें फॉरेन एलएलपी के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात ये है विच, जिसका, विच establishes what, place of business in India। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, जिसका भारत में प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब आप बाहर रजिस्टर्ड हो लेकिन इंडिया में क्या कर रहे हो, काम आप कर रहे हो। तो उसके लिए कोई जगह, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री, कोई शोरूम, कोई गोदाम, कुछ भी, एनीथिंग इट कैन बी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ दो बातें निकल के आती हैं, आप बाहर के हो लेकिन महत्वपूर्ण बात है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होना चाहिए, इन इंडिया। तो बच्चों इसके बाद अगली डेफिनेशन आती है क्लॉज नंबर एन में, और जिसका नाम है आपका एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की ही डेफिनेशन दी गई है। तो क्या डेफिनेशन होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल एक पार्टनरशिप है जो इस एक्ट में क्या हो गई, इनकॉर्पोरेट, रजिस्टर हो गई। तो सेम ऊपर जो फॉरेन एलएलपी वाला था, लेकिन फॉरेन एलएलपी स्टिल इट्स अ गुड डेफिनेशन, क्योंकि आप फॉरेन एलएलपी पे भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना सकते हैं। स्टार लगा दिया, क्यों, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में होना जरूरी है। सो सिंपल एलएलपी तो क्या हो गई, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, मीन्स क्या, अ पार्टनरशिप। क्या करिए आपने, जैसे ऊपर लिखा था, फॉर्म्ड, रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेटेड, कहाँ पे, ऑब्वियसली इन इंडिया अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। तो आपने एलएलपी बना ली, बनाने के बाद आप क्या करेंगे, क्लॉज नंबर ओ जो आती है डेफिनेशन में, ऑब्वियसली एलएलपी बनाई है, पार्टनर्स हैं तो एग्रीमेंट तो होगा, तो इसलिए अगली डेफिनेशन है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहां पे डेफिनेशन स्टार्ट होती है मींस, तो एलएलपी एग्रीमेंट तो हम, आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, ये आपके इंटरेस्ट में होता है, आप इन्हें राइटिंग में बताएंगे। सो इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा एनी रिटर्न। तो जो राइटिंग में, तो राइटिंग में क्या किया आपने, एनी रिटर्न एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट है तो दिमाग लगाइए, क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, सो बिटवीन, दो बातें हैं, पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, तो पार्टनर्स के बीच में होगा, और किसके बीच में हो सकता है एलएलपी एग्रीमेंट, तो ये दिमाग जरूर लगाने वाली बात है, एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, राइट, क्योंकि एलएलपी की एक अलग से पहचान है, तो आप एलएलपी के साथ उसके पार्टनर्स जो एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो नेचुरल है इस एग्रीमेंट में विशेष बात क्या होगी, ये एग्रीमेंट खास किस चीज के ऊपर बात करेगा, तो ये एग्रीमेंट जो है डिटरमिन्स, इससे पता चलेंगे, क्या पता चलेंगे भाई, पार्टनर्स के तो राइट्स एंड ड्यूटीज ही होती हैं भाई, और तो कुछ होता नहीं। डिटरमिन्स व्हाट, राइट्स एंड व्हाट, ड्यूटीज, भाई किसकी, ऑब्वियसली ऑफ पार्टनर्स की, ऑफ पार्टनर्स, किसके बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज, बिटवीन देम एंड टुवर्ड्स एलएलपी।
उनके आपस में राइट्स एंड ड्यूटीज और एलएलपी की तरफ, क्योंकि एग्रीमेंट क्या हुआ था, बिटवीन पार्टनर्स हुआ था या एलएलपी एंड पार्टनर्स के बीच में रहा। देन ओ के बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लॉज आती है दैट इज क्लॉज नंबर क्यू के अंदर छोटी सी डेफिनेशन पार्टनर की। सो पार्टनर किसका पार्टनर, नेचुरल एलएलपी का। सो पार्टनर मींस कौन होगा पार्टनर, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति। तो ये बड़ा अच्छा वर्ड है, पर्सन को आपको समझना चाहिए। जब वर्ड पर्सन आ जाता है तो दैट मीन्स पार्टनर इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनर एक कंपनी भी हो सकता है, पार्टनर कोई और एलएलपी भी हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्ड क्या नहीं लिखा, एनी इंडिविजुअल। तो नेचुरल आदमी भी पार्टनर हो सकता है एंड आर्टिफिशियल आदमी भी पार्टनर हो सकता है। तो ये जरूर अच्छे से समझे आप, इंडिविजुअल भी आ जाएगा इसके अंदर, और बेहतर होगा हम साथ में लिख देते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कंपनी वगैरह सब कुछ था, तो जो आर्टिफिशियल है वो भी पार्टनर बन सकते हैं। सो एनी पर्सन हु बिकम्स, कोई भी व्यक्ति जो क्या बन गया, अ पार्टनर। कैसे बना, इन एलएलपी एज पर, हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, एज पर एलएलपी एग्रीमेंट के मुताबिक। तो विद दिस ये था बेटा एक डेफिनेशंस के ऊपर, थोड़ी सी डेफिनेशंस जो आपके कोर्स की थी। तो देखिए कोई भी डेफिनेशंस अभी आप यहाँ देखें, सारी मैंने आपको लिख के दी। क्लॉज नंबर ए बी सी डी से नहीं स्टार्ट हुई, क्यों, क्योंकि हमने उतनी ही डेफिनेशंस की बात करी है जो आपके कोर्स में, फाउंडेशन के कोर्स में जो रिलीवेंट है या जो इंस्टीट्यूट की तरफ से बताई गई हैं। सो विद दिस कम्स टू एन एंड। थैंक यू।